गया में करता। आप जितने यहाँ पत्रकार आए हैं, देखिए इसकी कितनी इसका असर होता है। आप में से बहुत लोग आए होंगे गाड़ी से, मोटरसाइकिल से। कोई ऐसा मोटरसाइकिल आपने नहीं खरीदा होगा, गाड़ी नहीं खरीदा होगा जिसको कि फिनांस पर ना लिया हो आपने। अगर आपको फिनांस ना हो तो कितने लोग गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीद पाएंगे? बहुत कम लोग खरीद पाएंगे। तो यहाँ जो विकरालता है गरीबी का पलायन का, उसके मूल में है पूंजी का पलायन। जब तक यहाँ पर लोगों को सस्ती और सुलभ ऋण नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, तब तक यहाँ पलायन को नहीं रोका जा सकता है। जो सरकारी नौकरी का झांसा लोग दे रहे हैं, ये आंकड़ा याद रखिए। यहाँ ये मूर्खों की नगरी बना दिया है यहाँ के नेताओं ने। मेरे भाई, जो लोग कह रहा है कि नौकरी दे देंगे, 78 साल हो गए बिहार में, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सबकी सूची बनाइएगा तो संख्या होती है करीब 23 लाख। 23 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी मिली हुई है। ये प्रतिशत के टर्म पर हुआ 1.97%। मतलब 98% बिहार के लोगों को ना सरकारी नौकरी है ना हो सकती है। लेकिन इसी 2% के सरकारी नौकरी के जाल में फंसाकर लाखों बच्चों को लोग, कोई ट्यूशन करा रहा है, कोई कोचिंग करा रहा है, कोई रिजर्वेशन का बात कर रहा है कि हम 50 कर देंगे, 65 कर देंगे। अरे भाई, अगर 100% भी आपने नौकरी दे दी तो भी तो 2% को नौकरी मिला। दुनिया में जो देश आगे बढ़े हैं, क्या वो रेलवे का एग्जाम देकर आगे बढ़े हैं? वहां पर लोग मुसल्लापुर में और चौधरी टोला में बैठ के ट्यूशन कर रहा है? नहीं। जिन देशों में तरक्की हुई है, वहां पर बच्चों को पढ़ाने की बेहतर व्यवस्था कर दी गई और यह सुनिश्चित किया गया कि पढ़ने लिखने के बाद रोजी रोजगार अगर आप करना चाहें तो सरकार की जो पॉलिसी है, जो पूंजी का सपोर्ट है, जो व्यवस्था है, वो आपको सपोर्ट करे ताकि आप अपना रोजी रोजगार कर सकें। उससे यहाँ पर गरीबी और पलायन खत्म होगा। सरकारी नौकरी का रेवड़ी बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। ये समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर ये रबड़ी दिखाते हैं कि हम तुमको 10,000 आदमी को नौकरी दे देंगे, 1 लाख आदमी को नौकरी दे देंगे। अरे भाई, मान लो एक बार को 1 लाख का दे भी दोगे तो बिहार में तो 13 करोड़ लोग रहते हैं। 1 लाख आदमी की नौकरी देने से 13 करोड़ लोगों का जीवन कैसे सुधरेगा? सर, बिहार में अपराध के नियंत्रण पे आपका कोई है क्या? हेलो भैया, अपराध देखिए, जो भी आप पूछ रहे हैं कि पलायन की समस्या है, कृषि की समस्या, अपराध, पहले आपको ये समझना है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं बुखार है, डॉक्टर क्या कहता है? पहले बुखार क्यों है इसको समझिए। यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों बिगड़ी हुई है? नीतीश कुमार के राज में लोगों ने फील किया था कि 2005 के बाद, लालू जी के जंगल राज के बाद जब नीतीश की सरकार आई तो लोगों को लगा कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार हुआ है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई है आंकड़ों के हिसाब से 2016 से। 2016 के बाद से चाहे नीतीश की सरकार और एनडीए के साथ हो या महागठबंधन के साथ, वो स्थिति बिगड़ती जा रही है। क्यों बिगड़ रही है? 2016 से क्या हुआ ऐसा? 2016 में यहाँ शराबबंदी लागू कर दिया गया। शराबबंदी लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन का एक बड़ा तबका अब अपनी रूटीन लॉ एंड ऑर्डर के काम को छोड़कर पूरे टाइम शराबबंदी लागू कराने, उसको छिपाने, उसको बनाने, उसको कमाने में लगा हुआ है। पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी क्लॉग हो गई। 8.5 लाख शराबबंदी के केस हुए हैं। 6.5 लाख से ज्यादा केस हैं जो कोर्ट में लंबित हो गए। 1,23,000 से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं। आपने सुना होगा जो देश के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि भाई बिना सोचे समझे ऐसा पॉलिसी बनाते हो, उसकी वजह से सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। तो जिन न्यायालयों में, जिन थानों पर पहले से ही काम का दबाव था, उस पे आपने इतना बड़ा काम ऊपर से डाल दिया। अब ये इसमें लोग पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, और जो कानून व्यवस्था की बात है उसको छोड़ दिया। तो क्या शराब जो 1 मिनट रुक जाइए। जो लड़का पहले वहां गांव में घूम रहा था, वो शराब का बोतल इधर से उधर कर रहा है, स्मैक पी रहा है और गम चला रहा है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, मेरा मानना है कि उसमें शराबबंदी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी वजह यह है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार का इस सरकार पर नियंत्रण जो है वो तो खत्म हो गया है। उनके इर्द गिर्द के 4-5 अफसर हैं, वही चला रहे हैं सरकार को। नीतीश कुमार को तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो अफसरों ने बताया वो सुने, और जो अफसर ने नहीं बताया वो नहीं सुना। आपने देखा होगा, पत्रकार पूछते हैं कि सर यहाँ पर लाठीचार्ज हो गया, तो खुद ही कैमरे पर कहते अच्छा वहां ऐसा हुआ, सर उनके पता कराते हैं। वो आदमी को यही नहीं पता कहाँ लाठीचार्ज हो गया, कहाँ गोली चल गई।
एक सवाल मेरा भी है, जितेंद्र मिश्रा बोल रहे हैं। कहाँ पे है भैया? इधर हाँ जी बताइए सर। जब आप पार्टी बनाएंगे तो पार्टी बनाने के बाद वो चुनाव लड़ेंगे पूरे बिहार में, तो क्या सभी दल के लोग जो शिक्षित लोग को भी टिकट दे देते हैं, चुनाव लड़वा देते हैं, तो आप यहाँ क्या योग्यता भी इसी माता है? देखिए, आप लोग को 100 बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तक कह चुके हैं, लेकिन आपका जो पूछने का तरीका है वो सुधर नहीं सकता है। हम आपको कह रहे हैं कि हम कोई दल बना ही नहीं रहे हैं, और आप कह रहे हैं सर आप दल बनाइएगा, उसमें क्या कीजिएगा? जो लोग मिलकर दल बना रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं। संविधान बनाने के लिए, इस दल के संविधान को बनाने के लिए 121 सदस्यीय कमेटी है, जो कि करीब करीब 1000 बिहार के गांव कस्बों में जाकर मीटिंग कर रहे हैं, प्रखंड में। आपके यहाँ भी लोग आएंगे। उस संविधान में इस बात को पूछा जा रहा है कि क्या दल में टिकट देने के पहले शैक्षणिक योग्यता को एक पैरामीटर बनाया जाए। जो मैं खुद वहां मीटिंग कर रहा हूं, पटना में भी आपने देखा होगा 2 बड़ी बैठकें हुई हैं, 6 और बाकी हैं। वहां पर भी मैंने पूछा, अभी इस पर सामंजस्य नहीं बन पाया है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि शैक्षणिक योग्यता एक पैरामीटर होना चाहिए, लेकिन वो शैक्षणिक योग्यता 10वां होना चाहिए, 12वां होना चाहिए, बीए होना चाहिए, इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो आपको निश्चित तौर पर दल के संविधान में लिखा हुआ आप पाएंगे कि शैक्षणिक योग्यता टिकट देने का आधार होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो वो किस स्तर के शैक्षणिक योग्यता को इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के तौर पर रखा जाएगा। एक क्वेश्चन है सर, अगर आपकी 25 में सरकार बनती है तो अभी कांग्रेस जो मुहिम छोड़ी है विशेष राज्य की दर्जा की, कांग्रेस की तरफ से 2-3 दिन में न्यूज चल रहा है, क्या आप विशेष राज्य की दर्जा केंद्र सरकार से फिर मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगेंगे। ये समय खोटा करना है। कांग्रेस का यहाँ विषाद क्या है? कांग्रेस की औकात क्या है भैया? कांग्रेस विशेष राज्य का दर्जा मांग रही है। पहले यूपीए में थे तो काहे नहीं दे दिए विशेष राज्य का दर्जा? अभी नीतीश जी के दम पर ही केंद्र की सरकार चल रही है, काहे नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले लिए? जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जब मन हुआ कह दिया विशेष राज्य का दर्जा। पहले आप खड़ा होकर समझिए कि विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या है। विशेष राज्य के दर्जा का मतलब बस इतना ही है कि जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उसमें जो केंद्र का कंट्रीब्यूशन है, अभी मान लीजिए कि 100 रुपया अगर सर्व शिक्षा के नाम पर सरकार खर्च करती है, 60 रुपया केंद्र से आता है, 40 रुपया राज्य से आता है। अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो संभव है कि केंद्र 60 के बजाय 80 देने लगेगा। लेकिन अगर वो पैसा आ भी जाए तो क्या सारे विद्यालयों की स्थिति सुधर जाएगी? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने, इसको ध्यान रखिए, पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने 51,000 करोड़ रुपया 51,000 करोड़ रुपया खर्च किए बगैर सरेंडर कर दिया। मनरेगा में सरकार का यूटिलाइजेशन है पिछले साल 39%। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा के लिए इस राज्य में आ सकता था तो हम लोग सिर्फ 39 रुपया लेकर आए, और आप कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा दे दो। अरे भाई, ज्यादा पैसा दे दोगे तो क्या उससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा? उससे कमीशन खोरी बंद हो जाएगी? जब आपके पास जो संसाधन है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो और ज्यादा संसाधन अगर आ भी जाए तो उससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जब तक यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक बाहर के पैसे से कोई यहाँ सुधार होने वाला नहीं है। पहले व्यवस्था सुधारिएगा। पहले बाल्टी में अगर छेद है तो कितना भी पानी ऊपर से डालिएगा तो नीचे से बह ही जाएगा। पहले बाल्टी ठीक होगा तब ना पानी उसमें ठहरेगा। तो यहाँ की तो पूरी व्यवस्था में छेद है। पैसा लूट, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा लूट होगा यहाँ पर, उससे जनता को कोई फायदा नहीं है। और ये विशुद्ध तौर पर राजनीतिक प्रयोजन का मामला है। आप देखिए, सिंपल सी बात आप पूछिए नीतीश कुमार से, उन्हीं के समर्थन से ये देश की सरकार चल रही है। अगर नीतीश कुमार को बिहार की चिंता होती तो नीतीश कुमार ने मोदी जी से, भाजपा से क्या मांगा? अपने और अपने दल के नेताओं के लिए मंत्री पद मांगा, अपने लिए मांगा कि हम ही मुख्यमंत्री अगले 5 वर्ष और रहें। नीतीश कुमार ये भी तो कह सकते थे कि बिहार में भाई 35-40 चीनी मिल बंद है, इसको अगर चालू कराइएगा तो हम समर्थन आपको देंगे। बिल्कुल आपका चीनी मिल चालू हो जाता। लेकिन नीतीश कुमार को चीनी मिल चालू तो कराना नहीं है, फैक्ट्री तो लगाना नहीं है। अगर आज केंद्र की सरकार देश के उद्योगपतियों को बुलाकर कहे कि तुमको हर जिला में एक फैक्ट्री लगाना है, तो किस उद्योगपति का हिम्मत है कि यहाँ पर नहीं लगाएगा फैक्ट्री?
लेकिन इसकी चर्चा कभी हुई है? आप पत्रकार खुद हैं, कोई आप हमको ऐसा खबर बताइए कि नीतीश बाबू आज गए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री गए हैं केंद्र सरकार से बात करने के लिए कि भाई बिहार में चीनी मिल चालू कैसे होगा। भाई मुख्यमंत्री कब जाते हैं कि जदयू को सीट कई गो मिलेगा, इसके चर्चा के लिए 2 दिन दिल्ली में बैठे। एमएलसी का टिकट किसको मिलेगा, राज्यसभा कौन जाएगा, इसके चर्चा के लिए दिल्ली जाके बैठे। मंत्रालय कौन मिलेगा, इसकी चर्चा के लिए समय है। लेकिन बिहार के बच्चों का पलायन कैसे खत्म होगा, काम हो ना हो, आप हमको बताइए। आप पत्रकारिता करते हैं, 18-19 साल में एक भी कोई कार्यशाला, वर्कशॉप, कोई मीटिंग, कोई ऐसा प्रयास हुआ हो केंद्र और राज्य के स्तर पर कि भाई बिहार से पलायन को कैसे रोका जाए? अरे आप प्रयास शुरू करोगे तब तो कुछ होगा या नहीं होगा। आप तो प्रयास नहीं कर रहे हो। मान लिया हो, कहता है, उल्टे हंस के कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली बॉम्बे नहीं रहेगा तो वहां का व्यवस्था ठप हो जाएगा। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, ये कोई अभिमान की बात नहीं है कि हम लोग दिल्ली में नहीं रहेंगे तो व्यवस्था ठप हो जाएगा। यहाँ के नेताओं का हालत देखिए, कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली में नहीं रहेगा तो रोड पर कूड़ा कचरा फैल जाएगा, सब्जी नहीं बिकेगा। अरे भाई, अगर हम लोग के भाई बंधु जाकर वहां कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं ठेला पर, तो ये कोई अभिमान की बात है? अभिमान की बात तब न होती कि बिहार के लड़के सब्जी पैदा करते यहाँ गया में, औरंगाबाद में, और यहाँ से ट्रेन से हम लोग दिल्ली भेजते, तब ना अभिमान की बात होती कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी का सप्लाई बंद कर देंगे, यहाँ रोजी रोजगार होता। नेता यहाँ हंस के कहता है हम लोग तो इतना बिहारी मेहनत करने वाला है कि हम लोग बम्बे दिल्ली हर जगह जाकर काम करते हैं। कहीं जाकर काम करने में शिकायत नहीं है, लेकिन मजबूरी में जाकर मजदूरी करना पड़े, ये कोई शान की बात नहीं है। सर, मेरा नाम अमन शर्मा है, मैं डिजिटल मीडिया से हूँ। सर, मैं एक युवा हूँ और बिहार के सारे युवाओं की तरफ से मेरा एक सवाल है। बिहार में जितने भी युवा हैं वो राजनीति में आने से बहुत कतराते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि राजनीति या सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है या फिर जो राजनीति परिवेश से जो लड़के आते हैं उन्हीं के लिए है। तो आप उन लड़कों को या जो बिहार के युवा हैं उनको किस तरीके से राजनीति में आने के लिए कन्विंस करेंगे? भाई, पिछले 2 बरस से यही बात गांव-गांव जाकर कह रहे हैं कि अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं हैं, सांसद नहीं हैं, आप किसी पैसे वाले के बच्चे नहीं हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जन सुराज में आइए, जन सुराज से आपको हम मदद करेंगे, प्रशिक्षण भी देंगे और आपको चुनाव लड़ाने की व्यवस्था भी करेंगे। एक आंकड़ा दे रहे हैं, इसको याद रखिए। बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने लोग सांसद विधायक बने हैं, चाहे जिस दल का बना हो, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ पर आज तक सांसद विधायक बने हैं। बिहार में 3 करोड़ से ज्यादा परिवार रहते हैं। ये 1200-1250 परिवार के लोगों ने यहाँ की पूरी व्यवस्था को कैप्चर कर लिया है और सबके मन में ये डर बैठा दिया है कि कोई आदमी राजनीति में नहीं आ सकता है। कोई राजनीति में आना चाहता है, कहता है तुम्हारा तो जात का संख्या नहीं है। आप राजनीति में आना चाहोगे, कहेगा भाई तुम्हारा बाबूजी का तो कोई पृष्ठभूमि नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, बाहुबल नहीं है। आप हमको बताइए कि जब लालू जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे तो क्या टाटा बिरला के लड़के थे? जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके बाबूजी टाटा बिरला थे। बिहार की जनता ने ही तो बनाया था, तो बिहार की जनता ने उनको बनाया तो आपको भी बना सकती है अगर आप में काबिलियत हुनर है। बहुत बहुत धन्यवाद।